नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही थी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया है, जिसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी युग के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है। उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट की बात करें तो ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस गाइड को सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है इसमें आपका जीके आता है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। इससे आपको दोस्तों ये आइडिया हो जाएगी कि एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि 2011 से लेकर अगर आपको अब तक के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी के आधार पर इसमें आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेगी मैथ और रीजनिंग के लिए। इसमें एसएससी जीडी से पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन देखने को मिलेगा और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है। इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। इसमें आपको प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए बात करें दोस्तों, तो ये एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए गाइड तैयार की गई है जीके के लिए। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। यानी कि जो जीके के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी और एमटीएस में 2011 से जो पूछे गए क्वेश्चन वो अब तक के क्वेश्चन इसमें समावेश किए गए हैं। एसएससी जीडी और एमटीएस की जो परीक्षाओं में जो सामान्य दिन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि एसएससी जीडी और एमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी लेवल के जो अन्य भर्तियाँ होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या रेलवे की हो, किसी भी एग्जाम की होती है वो भर्ती, तो उसके क्वेश्चन भी, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी इसमें समावेश किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू है, नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्न भी में आपको देखने को मिलने वाले हैं और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। बात की जाए दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के पक्ष को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यानी कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी करते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। उस जीके के पार्ट को मजबूत करने के लिए, कंप्लीट जीके के पार्ट को मजबूत करने के लिए आप सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से बुक है, इसको आप अवश्य पढ़ें। क्लियर है। अब बात करेंगे हम हमारे टॉपिक पर राष्ट्रीय आंदोलन। पहले राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे। पहले दोस्तों डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे हम, उसके बाद में जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले बात करें हम बंगाल विभाजन की। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए कौन? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की? 20 जुलाई 1905 को, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। तो घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, परंतु 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। इस अवसर पर दोस्तों बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन देश में शोक दिवस मनाया गया। इसके विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गए थे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को कहां पर? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेतृत्व किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह ने। इनके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने की थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन, उनमें से आपको मुश्ताक हुसैन भी मिलेंगे और नवाब सलीमुल्लाह भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपने मुस्लिम लीग के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने की थी। क्लियर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधारों में मान लिया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसको 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार जो हुआ था उसमें मान लिया गया था। अब बात करें दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार की बात करें कब हुआ था? 1911 में। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। किसके लिए? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका क्रम में, मतलब क्रम में सजाना है तो मुस्लिम लीग, उसके बाद में आपको दिल्ली दरबार में मिल जाएगा। इसको क्रम में, यानी कि पहला कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था, यानी कि आरोही क्रम में आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और दिल्ली दरबार 1911 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा बंगाल की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई थी। किसमें? दिल्ली दरबार में। ठीक है, अब बात करें हम होम रूल आंदोलन की, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार जो मद्रास है में इसकी स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग का गठित किया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के कुछ समाचार पत्र और पुस्तकों की, तो समाचार पत्र कौन सा है? केसरी, जो कि किस भाषा में है? मराठी भाषा में, और मराठी नाम से जो अंग्रेजी भाषा में। ये तो समाचार पत्र हैं। इनके अलावा इनकी पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये अपने बाल गंगाधर तिलक साहब की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम गांधी युग के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजों की रंगभेद नीति के खिलाफ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, कौन कौन सा? टोल्स्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम। कहाँ पर किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कितने आश्रम की स्थापना की गई थी? 2 आश्रमों की स्थापना की गई थी। कौन कौन सा? पहला है टोल्स्टॉय और दूसरा है फिनिक्स आश्रम। इसके अलावा इनके समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और पुस्तक की बात करें तो हिंद स्वराज इनकी मुख्य पुस्तक आती है। महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौटे थे। ठीक है, तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ गए थे। किनके रिक्वेस्ट पर? गोपाल कृष्ण गोखले के रिक्वेस्ट पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। कहां पर? अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की। ठीक है, 1919 से 1948 तक गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्चस्व रहा। इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास में
गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 1919 से 1948 ईस्वी तक। ठीक है। अब बात करें इसके अलावा प्रतिवर्ष 9 जनवरी की दोस्तों तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। कब हुआ था? 1917 में। इनका क्रम ध्यान रखना है, डेट आपको याद रखनी है। ठीक है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए जो तिनकठिया पद्धति के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने व किसानों को अवैध बकाया का मुआवजा दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है। इसमें अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया पद्धति और नील खेती के लिए जो किसान पर अत्याचार हो रहा था, उसमें गांधी जी ने इसमें आंदोलन में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर इस आंदोलन में शामिल हुए और उनको अंग्रेजों की तरफ से किसानों को अवैध बकाया व मुआवजा दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। इसके बाद बात करें चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। उस मुद्दे पर भी हस्तक्षेप किया था। इसके अलावा गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इन आंदोलन की जो आपको डेट है, इनको आपको जरूर याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसके अलावा बात की जाए अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। और गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। आगे देखेंगे, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। भारत में क्रांतिकारी भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। 1919 में जो विधेयक लाया गया उसे रोलेट एक्ट अथवा काला कानून किसने कहा था? गांधी जी ने।
गांधी जी द्वारा कहा गया था काला कानून या काला अधिनियम। ठीक है, इस कानून के तहत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। यानी कि ये जो एक्ट लाया गया था, रोलेट एक्ट यानी काला कानून, इसमें जो राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने की अनुमति इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने इस कानून को न अपील, न वकील और न दलील की संज्ञा दी थी। ठीक है, कौन कौन सा? न अपील, न वकील और न दलील। तो ये किसने कहा था? किस कानून के लिए? रोलेट एक्ट कानून के लिए मोतीलाल नेहरू ने न अपील, न वकील और न दलील कहा था, जबकि गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को काला अधिनियम कहा था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। आगे बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो वैसाखी का दिन था, उस दिन अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा किसने बुलाई थी? हंसराज ने बुलाई थी, जो कि बाद में सरकारी गवाह बन गया था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर गोलियां चलवा दी। लगभग 1000 लोग इसमें मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के पश्चात अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो किस हत्याकांड के बाद में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। ठीक है, तो इसको बैठक को किसने बुलाया था? ये भी याद रखना है आपको। हंसराज ने बुलाया था, जो कि सरकारी गवाह बन गया था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये जलियांवाला बाग में ये मीटिंग की गई थी। ठीक है, आगे बात करें, शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और 1940 में कॉकस्टन हॉल में, कहाँ है? लंदन में, जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने मार दिया था। ठीक है, तो 1940 में जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उसको उधम सिंह द्वारा कॉकस्टन हॉल में, जो कि लंदन में पड़ता है, वहाँ पर इनके द्वारा मार दिया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हंटर समिति का गठन किस हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी का गठित की गई थी? तो हंटर समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? 1919-1920 इसमें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीवर्स की संधि के तहत ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा को साम्राज्य को तोड़ दिया था। और तुर्की के खलीफा को भारतीय मुसलमान क्या मानते थे? अपना धार्मिक व राजनीतिक प्रमुख मानते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919-1920 में। आगे बात करें, इसके जो मुख्य नेता थे खिलाफत आंदोलन के, वो मोहम्मद अली, शौकत अली, और इनका समाचार पत्र कौन सा था? कोमिरेड। इनके अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था कोमेरेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका समाचार पत्र क्या था? अल हिलाल। और हसरत मोहानी, इसके अलावा डॉक्टर M.A. अंसारी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, गांधी जी व बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का समर्थन किया था और लाला लाजपत राय व मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था तथा इसे विश्व धार्मिक मुद्दा बताया था। क्लियर है? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। क्लियर है? आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई।
और इसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और उसी दिन से 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा कर दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया और गांधी जी ने कहा था कि सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार किया जाएगा तथा हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो ये इस प्रकार की जो लाइन आपको देकर के पूछा जा सकता है कि ये गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में ये कथन कहा गया था? तो किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। क्लियर है? आगे बात करेंगे। गांधी जी ने अपने बोर और जुल्लू पदक केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, इसके अलावा जमनालाल बजाज की बात करें तो उनकी राय बहादुर की उपाधि थी, वो भी इनके द्वारा लौटा दी गई थी। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसके लिए 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होने के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब बात करें स्वराज पार्टी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, जो भी प्रयागराज है। और अध्यक्ष कौन थे इनके? CR चित्तरंजन दास बनर्जी साहब थे। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। किसके? स्वराज पार्टी के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें साइमन कमीशन या सवेत कमीशन, कब? 1927 ईस्वी में। 1919 के अधिवेशन के अनुसार भारत में 10 वर्षों के बाद संवैधानिक सुधारों के लिए एक कमीशन का गठन किया जाना था। इसलिए 1927 ईस्वी में सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। किसका? साइमन कमीशन का। आयोग के सभी जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसे सवेत कमीशन कहा जाता है तथा भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठीचार्ज हो गया था, इस वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हो गई थी, क्योंकि इस जो आयोग का गठन किया गया था इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इस प्रकार से ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ये मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। ये कथन किसका है? तो किसका है? लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट कब हुई? 1928 ईस्वी में। तो मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और 1 अगस्त 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे इस समिति ने नेहरू रिपोर्ट कहा था। तो नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? 1 अगस्त 1928 को इस जो संविधान का प्रारूप था उसको तैयार कर दिया गया था और इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में भारत के डोमिनियन स्टेट्स का समर्थन किया गया और इस रिपोर्ट में संघीय प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में, जो कि 1928 में जारी हुई थी। ठीक है, आगे बात करें। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1928 में। यह औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों के बढ़ते करों यानी कि टैक्स के खिलाफ भारत में किसानों का आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1928 को हो गई थी और अंततः इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया गया था और इसकी सफलता ने पटेल जी को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया था। और इस आंदोलन में बाढ़ जो डोली था उसकी जो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बात करें
पूर्ण स्वराज की घोषणा। कब? 1929 ईस्वी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने की बात कही गई थी इसी अधिवेशन में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने 13 जनवरी 1930 को कितनी 11 सूत्रीय मांग पर प्रस्ताव लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। इस प्रारूप पर विचार न करने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो गांधी जी द्वारा 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्री जो मांगे थी वो लॉर्ड इरविन के सामने रखी गई थी, लेकिन उनके द्वारा इन मांगों पर न विचार किया गया। इस वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक रहा था। 24 दिन चला था ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 24 दिन तक चला था दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दांडी मार्च किया और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? नेपोलियन की एल्बा से और पेरिस यात्रा से की थी तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से। तो अपने सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, उसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से और पेरिस यात्रा से की थी तथा मुसोलिनी की जो यात्रा थी रोम यात्रा, उससे तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। कहां पर हुआ? लंदन में हुआ। और इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो लंदन में जो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, उसमें कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। हरिजन प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अंबेडकर साहब ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें तीनों में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य कुछ मांगों को लेकर समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कब हुआ था? 1931 में। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में, उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। परंतु जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। इसमें कांग्रेस द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी एकमात्र पहली बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा तथा लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। अब बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो यह कब हुआ था? 1932 में। कब? 17 नवंबर 1932 से आरंभ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका
नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता उन्होंने उसमें भाग लिया, और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता उसमें भी कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ठीक है, तो एकमात्र जो सम्मेलन था वो कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें ही कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय की, जो कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। गांधी जी इस समय कहाँ थे? पूना की यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 से भूख हड़ताल या आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसके विरोध में। पूना पैक्ट की बात करें या पूना समझौता की बात करें, कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 में यह समझौता हो गया था। तो पूना पैक्ट पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। ठीक है दोस्तों, इनका आपको सन जरूर याद रखना है, 16 अगस्त 1932। इनका क्रम तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बात करें समझौते के क्या परिणाम थे इनके, तो अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन अस्वीकार कर दिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 75 से बढ़ाकर 140 कर दी गई, जो कि सामान्य आरक्षण के तहत ये की गया था। ठीक है, और गांधी जी ने इस समझौते के बाद में दलित उद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था, और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा था तथा हरिजन नामक समाचार पत्र भी चलाया था। ठीक है, तो दलितों को सबसे पहले हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, और उनके लिए हरिजन नामक समाचार पत्र चलाया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो 1940 में हुआ था। यह प्रस्ताव भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बात करें इसके क्या प्रावधान थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा, ये भी ठीक है, और भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें संविधान सभा नाम नहीं था। ठीक है, और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो अपने संविधान के खिलाफ थी, इस वजह से कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। और कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 से गांधी जी ने पवनार आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। किस आंदोलन को? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार जो आश्रम है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तथा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा कहां से? बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। और इसी दिन गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी व कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को पूना के आगा खां महल तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर किले के अंदर कैद कर दिया गया था। ऑपरेशन जीरो ओवर किया। ठीक है, आगे बात करेंगे अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले सवाल की बात करें तो गांधी जी ने अपना पहला अनशन किया था। ऑप्शन ए है खेड़ा के किसानों के समर्थन में, बी है अहमदाबाद के मील मजदूरों की मांगों के समर्थन में, सी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और डी है हरिजनों को समानता दी जाने के समर्थन में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपना पहला अनशन शुरू किया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना?
अहमदाबाद। कब की थी? 1916 में। क्लियर? आगे देखेंगे रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए है 1929 महात्मा गांधी, बी है 1915 मोतीलाल नेहरू, सी है 1919 महात्मा गांधी और डी है 1930 CR दास। तो रोलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, और इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून, काला अधिनियम की संज्ञा दी थी। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की संज्ञा दी थी रोलेट एक्ट को। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? चोरी चौरा कांड के कारण, बी है चंपारण आंदोलन, सी है काकोरी षड्यंत्र और डी है बारदोली आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया था? चोरी चौरा कांड के कारण। कब हुआ था ये? फरवरी 1922 में हुआ था। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बात करें, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? 1920, 1930, 1925 और 1935। तो दांडी यात्रा कब की थी? 1930। कब शुरू हुई थी ये? 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कितने दिन? 24 दिन। क्लियर? आगे बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह, बी है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, सी है रोलेट सत्याग्रह और डी है भारत में साइमन कमीशन का आगमन। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-20 में, है ना। रोलेट एक्ट 1919 में और भारत के साइमन कमीशन का आगमन 1927 में। अब इसको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, उसके बाद ये 3 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर, सॉरी ये 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इनकी 3 और अपना ये हो जाएगा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ये 3 पे और ये 4 पे, ऐसे आएंगे। ठीक है, तो 1 पे कौन सा है? ठीक है, ए। उसके बाद में 2 नंबर पे 3 नंबर वाला ये है। ठीक है, और बात की जाए 2 नंबर की, तो हाँ ये ठीक है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 4 नंबर पे ये, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा ना। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा जो कि 1917 में आया था। उसके बाद में रोलेट सत्याग्रह 1919 में 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर पे असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-1920, ये 3 नंबर पे है। और चौथे नंबर पे आएगा भारत में साइमन कमीशन का आगमन जो कि 1927 में, ये चौथे नंबर पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ए है 1931, बी है 1929, सी है 1935 और डी है 1932। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था। क्लियर है? आगे बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में, कश्मीर में, बरार में या फिर संयुक्त प्रांत में? तो कहां पर पड़ा था सबसे ज्यादा प्रभाव? बंगाल में। ठीक है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रोलेट मूवमेंट? करो या मरो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था ना, डू एंड डाई, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? जी.के. गोखले, बी.आर. अम्बेडकर, M.A. जिन्ना या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा।
क्लियर। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस शहर से शुरू किया था? कहाँ से किया था? ए है बॉम्बे, बी है कराची, सी है मद्रास और डी है लाहौर। तो गांधी जी ने ऐसे होगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, वो बॉम्बे से शुरू किया था। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। जो मैंने आपको फर्स्ट में इन बुक्स के बारे में बताया था, ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी, जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।